हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। एक होता है अनुमानित विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। एक होता है अनुमानित विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो आप बताइए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां? दो विधियां, अनुमानित विधि और बीजगणितीय विधि। अनुमानित विधि को अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। और इसको कहेंगे हम लोग एल्जेब्राइक मेथड। क्या कहेंगे? एल्जेब्राइक मेथड कहेंगे। तो बताइए, हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है? तो आप कहिएगा सर ये हीट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज हीट एंड ट्रायल मेथड, तो कहिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। इट इज अ मेथड ऑफ बैलेंस टू केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे बराबर हम लोग करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एक नंबर पॉइंट आप दोनों का हम लोग करते चलेंगे। बताइए, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है। आपको हम बताए हैं कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आयरन का ऑक्साइड बनाता है। आयरन का ऑक्साइड बनाता है। और कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे Fe+H2O, यहाँ पे H2O भाप है, यहाँ पे H2O क्या है? भाप है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि आयरन कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे जो H2O आया है, या जल है कि भाप है? तो आप कहिएगा सर ये भाप है, ये वाटर नहीं है। तो ये H2O यहाँ पे वाटर नहीं है बल्कि भाप है, क्योंकि आयरन हमेशा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आयरन जब भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस देता है। गैस निकल रहा है तो इसको हम लोग किससे स्वीट करते हैं? तो तीर के निशान से स्वीट करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अनुमानित विधि आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि इधर आयरन 1 है, इधर आयरन कितना है? 1 है। इधर आयरन कितना है? 3 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 3 आयरन लगा दें? क्यों ना हम यहाँ पे 3 आयरन लगा दें? तो 3 आयरन हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सब बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 4 गो ऑक्सीजन लगा दें? क्यों ना हम यहाँ पे 4 लगा दें? तो देखिए, तो यहाँ भी 4 और यहाँ पे 4 गो जब ऑक्सीजन हो गया, 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी 4 गुना क्या कर देंगे? हाइड्रोजन कर देंगे। तो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें केमिकल इक्वेशन आपको मतलब कि बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है, 10 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो टोटली आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने आ जाएगा। तो इसको मैं रेंडमली ऐसे बता दे रहा हूं, आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा, जस्ता। जस्ता जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। और कौन गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी याद बात रखिएगा। और एक चीज और बता देते हैं कि ये है धातु। ये क्या है? धातु। जस्ता क्या है? धातु। तो जस्ता जब कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाता है? ये धातु प्लस अम्ल, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बना दिया। और तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा वो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है? यह चटाक चटाक करके जलती है ना, यह पॉप साउंड के साथ जलती है। अब कोई भी धातु जब जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है तो वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है।
कोई भी धातु जब जलने में सहायक होती है तो वो कौन गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। जलने में सहायक कौन होती है? तो ऑक्सीजन होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और KOH, और यहाँ पे अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। और यहाँ पे K प्लस H2O, यहाँ पे KOH प्लस H2, तो यहाँ पे H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। पोटेशियम यहाँ पे 1 है और ये पोटेशियम कितना है? 1 है। समीकरण आपका बराबर है, समीकरण को बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2K प्लस 2H2O 2KOH है ना, और H2O यहाँ पे बराबर कर दिया गया है। ठीक है। उसी तरह सोडियम इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। चलिए फिर देखिएगा, यहाँ पे अमोनिया जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का क्लोराइड बनाता है और कौन गैस देता है? तो नाइट्रोजन गैस देता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि अमोनिया जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है। क्लोरीन क्या होती है? तो गैस होती है। तो अमोनिया जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया क्लोराइड बनाएगा और कौन गैस निकलता है? तो नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। कोई पूछेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला कितना होता है तो कहिएगा NH3, लेकिन कहेगा अमोनियम तो इसका फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। इस बात को भी आपको याद रखना है। अमोनिया का NH3 और अमोनियम का NH4। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो NH3 प्लस Cl2 NH4Cl प्लस N2। यहाँ पे समीकरण बैलेंस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl एक है, तो हम यहाँ पे Cl एक है और उसके बाद से Cl एक है, तो यहाँ पे हम लोग Cl एक है, वहां पे इधर Cl 2 है, Cl यहाँ पे 2 है, तो हम इसको ऐसे बैलेंस कर दें। इसको सेपरेट वीडियो ला के मैं करूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को अगर मैं बता भी दूंगा तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी टाइप देखते हैं ध्यान से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग कहते हैं H2S। क्या कहते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस बात को आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं CaOH का होल 2। इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं बूझा हुआ चूना और CaO को कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बूझा हुआ चूना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है, यानी CO2 से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल बनाता है। तो कहेगा कि CaOH का होल 2 यानी बूझा हुआ चूना, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्या बनाता है? तो जल बनाता है। इस बात को आपको याद रखेगा। और यह बहुत ही चमकदार होता है। क्या होता है? बहुत ही चमकदार होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं MgOH का होल 2, जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का नाइट्राइट बनाता है और क्या बनाता है? तो जल बनाता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसी प्रकार अमोनिया जब कॉपर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा
तो बनाता है कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस क्या बनाता है, तो जल बनाता है। इसको भी आपको देख लेना है। बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। यानी BaCl का होल 2 और एल्युमिनियम Al2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है और 2AlCl3 बनाता है। और बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम सल्फेट कैसा किसका निर्माण करता है, तो अवक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बेरियम सल्फेट यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl का होल 2 जब एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी CuSO4 2NaOH Na2SO4 और CuOH का होल 2 बनाएगा। यहां पे देखिए मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट संकेत आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट संकेत आपको याद रखना है जो एग्जाम में काम आते हैं और उनका क्या है, तो संयोजकता। सीसा को हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं। सीसा को किससे डिनोट करते हैं, तो पीबी से। और पीबी का संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है, याद रखेगा। सीसा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पीबी से। पीबी से सीसा को डिनोट करते हैं और इसका संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है, याद रखेगा। लोहा को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। लोहा किससे डिनोट करते हैं, Fe से डिनोट करते हैं। और लोहा का 2 संयोजकता होता है। लोहा का 2 संयोजकता होता है, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। तो फेरिक का होता है 2 और फेरस का होता है 3। तो इस बात को भी आपको याद रखेगा कि लोहा का 2 संयोजकता, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। फेरिक का 2 होता है और फेरस का 3 होता है। इसको आपको याद रखना है। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं। कॉपर का संयोजकता होता है 2। कॉपर का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं, इसका संयोजकता होता है 2। चांदी को हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, संयोजकता होता है 1। चांदी का संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखेगा। चांदी को हम लोग Ag कहते हैं, Ag। बेरियम को हम लोग Ba कहते हैं, संयोजकता होता है 2। कैल्शियम को Ca कहते हैं, संयोजकता होता है 2। कोबाल्ट को हम लोग CO कहते हैं और इसका संयोजकता होता है 2। मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, इसका संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम को हम लोग Cr से स्विच करते हैं, इसका संयोजकता होता है 3। क्रोमियम का कितना होता है, तो 3 होता है। अमोनियम का NH4 कहते हैं, इसका संयोजकता होता है 1। इसका संयोजकता होगा पोटेशियम को K, इसका संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। संयोजकता निकालना भी मैंने बताया हुआ है, कैसे संयोजकता निकालते हैं आप बाउ के सिद्धांत पे, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व, ये चार्ट आपको याद रखना है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व आपको याद रखना है, तो ध्यान दीजिए। पोटेशियम सबसे ज्यादा हाई रिएक्टेंट होता है। पोटेशियम के बाद होता है बेरियम के बाद होता है एल्युमिनियम के बाद होता है जिंक के बाद होता है लोहा के बाद कॉपर के बाद चांदी के बाद सोना। यानी अगर अभिक्रिया आ जाए इन सब में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो कहिएगा कौन है, तो पोटेशियम। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक भी बता देते हैं आप लोग को। का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा है ना, कॉपर है ना, उसके बाद से कॉपर चांदी है ना, कॉपर चांदी सोना, ये सब आपके याद रखना है। का मांगे एल्युमिनियम, जिंक। यानी याद रखिएगा यह क्या है, तो यह चीज है कि सबसे ज्यादा हाई रिएक्टेंट यह होता है। इससे छोटा सा कम होता है सोडियम, इससे थोड़ा सा कम होता है कैल्शियम, इससे थोड़ा सा कम होता है मैग्नीशियम, इससे थोड़ा सा कम होता है एल्युमिनियम, इससे थोड़ा सा कम होता है जिंक, इससे थोड़ा सा कम होता है लोहा, इससे थोड़ा सा कम होता है ये एस यानी टीन। तो याद रखिएगा सबसे हाई रिएक्टेंट ऊपर वाला, ऊपर बढ़ते जाएगा नीचे घट रहा है। तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टेंट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब होते हैं इसकी। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अभिक्रियाशीलता का आप देख सकते हैं आप लोग, सबसे हाई हो गया पोटेशियम, तो यहाँ भी पोटेशियम ही लिखे हैं हम।
और उसके बाद सोडियम नहीं दिया लेकिन बेरियम हो तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी चार्ट याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो आपको याद रखना ही है कि कॉपर चांदी से थोड़ा सा ज्यादा होता है कॉपर, कॉपर से ज्यादा होता है लोहा, और सोना से ज्यादा होता है चांदी। और यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे इससे एल्युमिनियम, इससे ज्यादा होता है एल्युमिनियम जिंक। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 15 मिनट बहुत हो गया।